मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन करेंगे आज यूपीपी किसके यूपीपी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें से जो जो भी अभी तक पेपर हो गया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसमें हम लोग किसका जीएस का जीएस प्लस हिंदी का जीएस और हिंदी का अध्ययन अभी करेंगे। लेकिन ये दोनों का हम लोग अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे क्योंकि एक साथ करने पर लगभग 37 से लेकर 38 क्वेश्चन के आसपास होते हैं दोनों में। और एक साथ करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग दोनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे और पूरा पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि जो भी हमारा अच्छा तैयारी हो रही है वो और अच्छी हो पाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोगों को अच्छा एक अनुभव भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूपीपी 2018 क्या है 2018 का जो पेपर हुआ था वो कब हुआ था 28 जनवरी 2019 को हुआ था, सेकंड मीटिंग का, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीएस का पार्ट है, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्ष क्या है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो हम लोगों को पता है कि 17 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी और मुख्यमंत्री के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे। तो ये प्रश्न काल तब था चूंकि करंट का क्वेश्चन था तो उस समय आ गया। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है अब कि योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड कि सबसे लंबे समय क्या है वर्तमान में, अगर वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में सबसे लंबा क्या है सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जा सकता है। सबसे लंबा कार्यकाल मतलब सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किसका हो गया है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो कार्यकाल हो गया है सबसे लंबा वो योगी आदित्यनाथ जी का हो गया। किसका? योगी आदित्यनाथ जी का हो गया है। इनका लगभग कार्यकाल सबसे लंबा अभी तक कितना हो गया है? लगभग 5 साल। कितना? 5 7 लगभग 345 से ज़्यादा हो गया है। इसलिए हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो अभी तक मुख्यमंत्री थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था कांग्रेस के थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल इनका था, लेकिन अब इनको पिछाड़ करके इनका कार्यकाल लगभग इतना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इनसे आगे निकल गए हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री भी अब कौन हो गए हैं उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ जी, जब से यूपी बना है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? ये हम लोगों को ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का राज पक्षी, तो हम लोगों को पता है उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन है? सारस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोंच भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट अभी तक चूंकि पक्षी पूछ रहा है तो हम लोगों को ध्यान देना है कि इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। तो हम लोग को ध्यान देना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस इंडिगोन। क्या है? ग्रस एंटीगोन नाम है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस एंटीगोन। ये हम लोगों को ध्यान देना है क्योंकि कभी भी पूछ ले तो हम लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1937 से लेकर 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो हम लोग को ध्यान देना 1937 से लेकर 50 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो हम लोग को ध्यान देना है कि 1937 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि जब से यूपी मान लीजिए हम लोग मुख्य रूप से देखें तो 1836 से लेकर के 1877 तक, कब? 1836 से लेकर के 1877 तक की अगर डेट देखें तो इस समय उत्तर प्रदेश को क्या करते थे अंग्रेज लोग? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से? उस उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे क्योंकि वह लोग कलकत्ता से शासन करते थे, तो उससे उत्तर और पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। उसके बाद 1877 से लेकर के हम लोगों को ध्यान देना है 1900 लगभग 1937 तक इसको किस नाम से जानते थे? आगरा। क्या है? आगरा और अवध प्रांत। कौन? आगरा और अवध का प्रांत। ये हम लोगों को ध्यान देना है।
1800 अगर ये भी पूछ सकता है कि 1877 से लेकर 1937 तक किस नाम से जानते थे, आगरा और अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1937 से लेकर के, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 1937 से लेकर के अगर 50 तक देखें तो इसको किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से। और वर्तमान जो यूपी है, जो हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश जो वर्तमान यूपी है, इसका हम लोग, इसका नामकरण कब हुआ, तो हम लोग को याद रखना है 24 जनवरी। ये पूछा भी जाता है 24 जनवरी 1950 से। कब, 24 जनवरी 1950 से। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला, कौन सा मेला, कैलाश मेला आयोजित होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है, कैलाश मेला कहाँ पर, आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है, आगरा में लगता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आगरा का बहुत फेमस मेला है, हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पता भी है कि आगरा का कौन सा मेला बहुत फेमस है, बटेश्वर मेला। क्या है, बटेश्वर का मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एक पशु मेला है, कौन सा मेला है, पशु मेला है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आगरा के बारे में हम लोग देखें तो मुख्य रूप से कैलाश मेला और बटेश्वर मेला ये बहुत पूछा जाता है। कहाँ पर लगता है, आगरा में लगता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हम लोगों को ध्यान देना है, कौन सी नहर है, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। इसकी लंबाई लगभग हम लोग को ध्यान देना 350 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 350 किलोमीटर है। और ये यूपी और नेपाल का, जो यूपी और नेपाल का बॉर्डर है, वहीं के पास से शारदा नदी से निकलती, किससे, शारदा नदी से निकलती है। ये हम लोगों को ध्यान देना, शारदा रिवर से निकलती है। इसके साथ एक क्वेश्चन हम लोगों को और याद रखना है, ये तो मान लीजिए शारदा नहर हो गया। ये सबसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी नहर, ये पूछ सकता है कि यूपी का अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी क्या है, सबसे पुरानी अगर पूछ ली जाए, सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यूपी की जो सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी नहर है, तो हम लोग को ध्यान देना पूर्वी यमुना नहर। कौन सी है, पुरानी और पूर्वी हम लोग जोड़ सकते हैं। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर है। ये हम लोगों को याद रखना है, सबसे पुरानी नहर। और सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ, तो हम लोग को ध्यान देना है, उत्तराखंड यूपी से, क्या है, यूपी से अलग हुआ। तो ये कब अलग हुआ था, तो ये हम लोग को ध्यान देना है 2000, सन 2000 में। और इसकी डेट भी हम लोग को याद रखनी है कि 9 नवंबर, क्या है, 9 नवंबर सन 2000 में ये अलग हुआ था। और यूपी के कितने, 13 जिले, कितने हैं, 13 जिले जो हैं, इसमें से जो पहाड़ी जिले थे, कौन थे, पहाड़ी जिले थे, ये यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो डिस्ट्रिक्ट अगर इसमें पूछा जाए तो कितने जिले हैं, तो 13 जिले अलग होकर के, क्योंकि जिले भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसी समय उत्तराखंड सन 2000 में ही, लेकिन डेट अलग अलग थी, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों अस्तित्व में आए थे। तो इसको भी हम लोगों को साथ में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1930 में सीवी रमन ने डाट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो किस क्षेत्र पूछ रहा है, किसके लिए जीता था, तो हम लोग को याद रखना पता है कि भौतिकी के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके जो प्रभाव थे किसके बारे में थे, तो प्रकाश के बारे में, क्या थे, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था। इसी के लिए इनको क्या किया था, नोबेल पुरस्कार मिला था, हम लोगों को याद रखना है। और इनके प्रभाव को, जो इनकी खोज हुई, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, रमन प्रभाव कहा जाता है। क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहा जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। तो हम लोग को याद रखना है कि सीवी रमन जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो भौतिक के क्षेत्र में, प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड, और इसको क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। और ये कब हुआ था, डेट अगर आप लोग देखना चाहें तो हम लोग को याद रखना 1930, कब, 1930 में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है
कि विक्रम सेठ, क्या है, विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। कितने नीति कथाओं? 10 नीति कथाओं का संग्रह इनकी कौन सी पुस्तक है? तो हम लोग को ध्यान देना है, इनकी पुस्तक क्या है? बीस्टली टेल्स। क्या है? बीस्टली टेल्स इनकी पुस्तक है, जिसमें 10 नीति कथाओं का संग्रह है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये बहुत यूके के, कहने का मतलब भारतीय मूल के, यूके में जाकर ये कविता करते थे। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, कौन? विक्रम सेठ। तो ये बहुत फेमस है। ये किताब का नाम हम लोगों को याद रखना, बीस्टली टेल्स, और इसमें 10 नीति कथाओं का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को देखना है कि हरिवंश राय बच्चन, क्या है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता, मतलब इनकी आखिरी कविता का नाम बताइए कौन सी है। तो हम लोग को ध्यान देना है, ये इनकी कविता है 1 नवंबर 1984। ये हम लोग को याद रखना है। ये डेट मॉडल में लगता है, कोई घटना की डेट नहीं है, बल्कि इनकी एक कविता है। क्या है? एक कविता है, इसीलिए काफ़ी पूछा जाता है, लोग इसको डेट समझ लेते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की ये आखिरी कविता है। और इनकी बहुत फेमस कविता है, हम लोगों को पता है, जिससे बहुत ज़्यादा फेमस हुए, मधुशाला। क्या है? मधुशाला भी इनकी बहुत फेमस रचना है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये 1 नवंबर 1984 इनकी आखिरी कविता है, इसको भी हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डॉट डॉट ने, मतलब रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, रक्त समूह की प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टेनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टेनर ने की थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, इसमें कितने ग्रुप होते हैं? ए बी और ओ। क्या है? ए बी और ओ। तो ये 4 समूह की खोज इन्होंने की थी, ये समूह प्रणाली, रक्त समूह प्रणाली की खोज। और ये एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि उस समय RH फैक्टर नहीं था, जब ये खोजे थे तो उस समय RH फैक्टर नहीं था, बाद में इसकी खोज हुई। तो कार्ल लैंड स्टेनर ने किसकी खोज की थी? 4 रक्त समूह की। तो अगर पूछा जाए रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल स्टेनर ने की थी, इसमें चारों को, और RH फैक्टर को हम लोग को ध्यान देना है, बाद में देखा गया था सीसर बंदर में। ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो सीसर, वो रीसस करके नाम का बंदर था, उसमें देखा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का कि डॉट डॉट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ये हम लोग को ध्यान देना, एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस है। तो ये इसने, कौन सा वायरस था जिसने, कहने का मतलब है, ईरान के परमाणु पर आक्रमण किया था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, स्टक्स नेट। क्या है? स्टक्स नेट, ये बहुत फेमस है। ये करंट का क्वेश्चन पहले था, लेकिन ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि इसको बार बार पूछा जाता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। स्टक्स नेट क्या है? स्टक्स नेट है, जो एक प्रकार का वायरस है, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इन्होंने अटैक किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? तो हम लोगों को पता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका का मतलब, कहने का मतलब भारत का ये राज्य है तमिलनाडु। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो आपकी जलडमरू है, उसको हम लोग पाक जलडमरू या पाक जलसंधि कहते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, कौन सी जलसंधि है, मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका या भारत श्रीलंका के बीच, तो पाक जलसंधि है। ये हम लोगों को ध्यान देना। ये पाक जल नाम जो है हम लोगों को ध्यान देना है कि ये पाकिस्तान से नहीं आया है, एक रॉबर्ट पाक करके गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पर यह पड़ा हुआ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये पाकिस्तान के नाम पर नहीं है। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा जलडमरू है? तो पाक जलडमरू है। इसका हम लोगों को यह याद रखना है कि पाक जो जलडमरू है वो किन किन खाड़ियों के बीच में है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ये हम लोगों को देखना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो हम लोगों को पता है अलास्का की। किसकी? अलास्का की। क्योंकि अलास्का, जैसे अगर हम लोग देखें संयुक्त राज्य अमेरिका के मैप, मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके ऊपर यहाँ तक पूरा है कनाडा है, और यहाँ पर अलास्का यहाँ पर लगा हुआ है। इसको
ये यूएसए है, क्या है, यूएसए, और ये है कनाडा, और ये आपका अलास्का हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा। तो इसको अमेरिका ने रूस से खरीदा था, किससे, यूएसएसआर उस समय था, यूएसएसआर से खरीदा था। तो ये इसलिए यूएसए से सीमा साझा नहीं करता, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन, अलास्का प्रांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो उस समय भी संयुक्त राज्य अमेरिका था, और इस समय भी तीसरे नंबर पर, किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि इस समय तीसरे पर अमेरिका है, और नंबर 1 पर है भारत। कौन है, नंबर 1 पर इंडिया आ गया है, और नंबर 2 पर पहुंच गया है चाइना मतलब चीन, और नंबर 3 पर अमेरिका, और 4 नंबर पर है इंडोनेशिया। तो ये हम लोगों को याद रखना है, 3-4 क्रम बार बार पूछ लेते हैं। तो तीसरे पर कौन था, वर्तमान में भी अमेरिका है, पहले भी अमेरिका था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, तीसरे नंबर पर, नंबर 1 पर इंडिया है, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर यूएसए, नंबर 4 पर इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि जो संयुक्त राज्य अमीरात है, जो एक देश है, ये 7 अमीरातों से, कितने, 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से अलग अलग अमीरात हैं, जिसमें से एक दुबई है, अबू धाबी है, और शाहजहां है। लेकिन हम लोगों को पता है जो ये मस्कट है, क्या है, जो मस्कट है, ये ओमान की राजधानी है। क्या है, ओमान की राजधानी है, इसलिए इसको हम लोगों को आराम से पता चल जाता कि ये उसका प्रांत वो क्या है, एक अमीरात नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुबई है, अबू धाबी है, और शारजाह भी है, लेकिन ये मस्कट जो है ओमान की राजधानी है, इसलिए नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। क्या है, बहरीन की राजधानी है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो अंकारा है, ये तुर्की की राजधानी है, किसकी है, तुर्की की राजधानी है। और जो दोहा है, क्या है, दोहा, ये कतर की राजधानी है, किसकी, कतर की राजधानी है। और जो बेरूत है, ये लेबनान की है, किसकी, लेबनान, लेबनान की राजधानी है। और जो ये है मनामा, क्या है, मनामा, ये है बहरीन की राजधानी। क्या है, बहरीन की राजधानी। तो हम लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा, बहरीन की राजधानी मनामा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि डॉट डॉट पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो हम लोगों को पता है पहली महिला अध्यक्ष भारत की कौन थी। तो लोकसभा अध्यक्ष पहली कौन थी, तो मीरा कुमार जी। कौन थी, मीरा कुमार थी, हम लोगों को पता है पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में प्रारंभ हुआ था। तो हम लोगों को ध्यान देना है, कहाँ से, किस शहर से प्रारंभ हुआ था। तो हम लोगों को पता है मेरठ से। कहाँ से, ये सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो विद्रोह था, पता है हम लोगों को, ये डेट भी पूछते हैं कि 10 मई, क्या है, 10 मई 1857 को, क्या 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि उम्मेद उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। क्या है, उम्मेद भवन पैलेस जो है आपका, वो किस शहर में है। ये हम लोगों को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उम्मेद जो शहर पैलेस है वो कहाँ पर है। तो हम लोगों को ध्यान देना, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है, जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। महल यहाँ पर कई बड़े बड़े हैं। ये महाराज उम्मेद सिंह थे, उन्हीं के नाम पर है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोगों को इसको याद किए रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या, क्वेश्चन नंबर 20 है कि लावड़ी, क्या है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है।
तो ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम लोग को ध्यान देना है ये मतलब महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी है, क्या है, खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो खांडवी हम लोगों को ध्यान देना है कि ये गुजरात का भोजन है। कहाँ का, गुजरात का भोजन है। और ये खास करके सादा सादा प्रकार का, गैर तेल और कम से कम तेल, नाम मात्र का तेल और मसाला, क्या है, मसाला और तेल लगभग ना के बराबर इसमें होते हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है, कहाँ का भोजन है, खांडवी गुजरात का भोजन है, ये हम लोगों को ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के पहले हिंदी भाषा का अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, कब प्रकाशित किया गया था, तो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। कौन सा भारत है, तो हम लोग को पता है उदंड मार्तंड। कौन है, उदंड मार्तंड है, बहुत फेमस है ये हम लोगों को। इसको किसने पब्लिश किया था, ये हम लोगों को भी ध्यान देना है, जुगल किशोर की जी ने। किसने, जुगल किशोर जी ने, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये पूछते हैं। तो उदंड मार्तंड किसने प्रकाशित किया था, जुगल किशोर जी ने। कब, 1826 में। कहाँ से, कोलकाता से। कहाँ से, 1826 में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और कहाँ से इसको प्रकाशित किया था, कलकत्ता से, या इसको कोलकाता बोलते थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन से गेहूं के उच्च पैदावार देने वाले बीज किस्म है, मतलब उसके बिया की किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इसमें बहुत फेमस ये किस्म है, इसकी हम लोग को याद रखना है, लर्मा रोजो। क्या है, लर्मा रोजो, ये गेहूं की एक किस्म है जो कब, हरित क्रांति में भारत में काफ़ी योगदान दी थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जो हरित क्रांति है, इसकी जो हरित क्रांति है कब चालू हुई थी, तो हम लोगों को ध्यान देना है लगभग 60 के दशक में। तो 1967 और 68 के आसपास, 1967-68 में हुई थी, हम लोगों को ध्यान देना है। और ये तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि हम लोगों को पता है जो इसके MS स्वामीनाथन जी थे। कौन थे, भारत में इसके निर्माता MS स्वामीनाथन जी थे। इनको क्या मिल गया है, नोबेल पुरस्कार। क्या मिल गया है, नोबेल पुरस्कार। कब मिला है, 2024 में। कब, 2024 में। तो यहाँ से घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग को याद रखना है कि हरित क्रांति कब हुई थी, तो इसका टाइम भी याद रखना है कि 1967-68 के आसपास में। इसकी किस्म भी गेहूं की याद रखनी है कि लर्मा रोजो था। वैसे नॉर्मल कहीं कहीं मैक्सिको गेहूं भी दिए रहते हैं, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है जहाँ पर हुआ था। और विश्व स्तर पर जैसा कि हम लोग को कौन थे वैज्ञानिक, नॉर्मन बोरलॉन्ग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग, उसके लिए उन्होंने शांति का नोबेल भी मिला था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि फरवरी 1900, वो हम लोगों को ध्यान देना है कि कब, फरवरी 1948, फरवरी 1948 में किस भारतीय संविधान के, मतलब फरवरी 1948 में किस भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, मतलब भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि BN राव ने। किसने, BN राव। ये हम लोगों को 60 में ज़्यादातर लिखा मिलता है, BN राव। कौन, BN राव, या राय लिखा है इसमें, BN राव जी रहते हैं। तो इन्हीं का नाम है बेनेगल नरसिंह राय, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कौन थे, ये संविधान के जो प्रारंभिक मसौदा हुआ था उसके प्रारंभकर्ता थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग करके प्रस्तुत किया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि रेलवे जो बजट था और केंद्रीय बजट कब अलग अलग प्रस्तुत किया गया है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है 2016 से। कब से, 2016 में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। अंतिम बार पूछ रहा है ना, चूंकि ये पूछ रहा है कि
अंतिम वर्ष, कब अंतिम वर्ष, मतलब 2016 में दोनों को एक में मिला दिया गया। जो रेल बजट था आपका और जो केंद्रीय बजट था इसको मिलाकर एक कर दिया गया। तो अंतिम बार कब पेश किया गया था? 2016 में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। और ये हम लोगों को ध्यान देना है एक चीज़ यहाँ पर कि ये कब से अलग किया गया था, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि 1924 से। कब? 1924 से जो रेल बजट था, कौन था? रेल था। और केंद्रीय बजट क्या थे? जो केंद्रीय बजट पूरा वो दिया जाता है और रेल बजट, दोनों को क्या कर दिया गया? दोनों के बीच में पार्टीशन कर दिया, दोनों अलग अलग हो गई। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसमें से समिति अगर पूछी जाती है कि किस समिति के आधार पर, तो हम लोग को ध्यान देना है एक वर्थ समिति। कौन समिति थी? एक वर्थ समिति के मतलब सिफारिश पर इसको अलग अलग किया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2016 में फिर इसको एक कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्ष 1973 से वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पूछ रहा, भारत के पहले गवर्नर जनरल 1773 में। तो पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन बने थे? हम लोगों को ध्यान देना है वारेन हेस्टिंग। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। पहले ये बंगाल के कौन पहले थे? केवल बंगाल के थे। बाद में इन्हीं को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसलिए ये 1773 से लेकर 85 के बीच में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीआरए का मुख्यालय हम लोगों को ध्यान देना है कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में। क्या कहाँ पर है? गुरुग्राम, या जिसको गुरुग्राम बोला जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है जो ये निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इसकी स्थापना भी पूछ सकती हैं। हम लोग को ध्यान देना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में, मतलब गुड़गांव में है। हरियाणा के अंतर्गत आता, लेकिन दिल्ली के पास में ही हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया, मतलब प्रतिबंधित कर दिया है? तो हम लोग को ध्यान देना है किस द्वीप पर? और सेंटिनल द्वीप पर। कौन से? अंडमान का एक द्वीप है, सेंटिनल द्वीप है। इस पर क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया? तो यहाँ पर सेंटिनल जनजाति है जो बहुत, जिसको पर्यटन की वजह से बहुत हानि हो रही थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसीलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया। कहाँ पर है ये? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। किसमें? अंडमान और निकोबार में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये जनजाति भी करके पूछी जाती है। ये सेंटिनल एक जनजाति भी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर द्वीप भी है, वहाँ पर पर्यटन को बंद कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि सितंबर 2018 में किस भारत के, मतलब भारत कह रहा है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय के पहले नागरिक विमानन पत्तन, कहने का मतलब है किस नागरिक, कहने का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एयरपोर्ट के बारे में। पहले नागरिक विमान पत्तन का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना? सिक्किम में। सिक्किम में अभी तक नहीं था। तो कब? 2018 में मोदी जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया पहले सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का। कहाँ पर? सिक्किम में ही हम लोग को ध्यान देना है। सिक्किम में एक स्थान है, इसका नाम भी उसी के पर दिया गया है, पाकयोंग। क्या है? पाकयोंग। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसी के नाम पर एयरपोर्ट भी है, पाकयोंग एयरपोर्ट। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। फिलहाल ये उस समय का था करंट, अब करंट बदल सकता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो हम लोगों को पता है बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। प्रेजेंट टाइम में कौन है? वर्तमान में हम लोगों को पता है कि राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ जी हैं, राजनाथ सिंह है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, रक्षा मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी
क्या है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी के पर स्थित है, तो हम लोगों को पता है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर, गुजरात में है। कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। और ये नर्मदा जिला भी है, हम लोगों को ध्यान देना है, नर्मदा जिला भी है। और ये कहाँ पर है, हम लोगों को गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कहाँ पर है, नर्मदा में, गुजरात के नर्मदा जिले में। चलिए, नर्मदा नदी पर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का निर्माण होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का निर्माण होता है, तो पराग कोश में। किसमें, पराग का निर्माण कहाँ होता है, तो पराग का निर्माण पराग कोश में होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये क्या है, ये पुंकेश्वर के भाग हैं। क्या है, हम लोगों को ध्यान देना है कि ये पराग जो है किसके, पुंकेसर के भाग हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाकर पूछ लिए हैं मित्रों, इतना ज़्यादा नहीं आता है डीप में, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना है। इसका आकार पूछ रहा है, अंडाकार या गोलाकार होता है, तो कोकस कौन हो जाता है, कोकस। ये हम लोग को ध्यान देना है, अंडाकार या गोलाकार होता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें साइंस के जो क्वेश्चन आए हुए थे ये थोड़ा से अदर के अपेक्षा थोड़ा से टफ थे, हम लोग को ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो बैगनी, चूंकि अलग अलग प्रकाशों के देखना है, तो बैगनी रंग के जो प्रकाश दैर्घ्य कितनी होती है, तो हम लोग को ध्यान देना है। ये 400 से कितने, 455 से लेकर के 390 तक होती है ना, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये एम एन नहीं, ये हो जाएगा NP, नैनोमीटर। कितना, नैनोमीटर, ये हम लोग को ध्यान देना है। 455 से लेकर लगभग 455 से 390 नैनोमीटर तक होती है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब जैसा कि हम लोगों को बहुत पूछा जा सकता है, जैसे कि बहुत फेमस है कि लाल रंग की, किसकी, लाल रंग की पूछ सकते हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना, या बैगनी रंग की पूछ सकते, बैगनी पूछा ही है, तो लाल रंग के पूछ सकते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो हम लोग को एक मोटे तौर पर रखना है, जैसे 740 से लेकर के वो लगभग 662 नैनोमीटर तक होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। लगभग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मक्खन डाट डाट का उदाहरण है। तो हम लोगों को पता है मक्खन किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। क्या होता है, पायस का उदाहरण है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होती हैं। ये भी थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, 10 अणु नहीं होती हैं। तो इतना ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन के चक्कर में हम लोगों को देखना है, हमें पूरा पेपर देख के चलना है। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं भी आता है, या एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अंदर से पूछ रहा है, तो उस पर हम लोगों को बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होती हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कौन से लवण हैं, तो ये है एप्सम। क्या है, एप्सम साल्ट है, जिसमें 10 अणु नहीं होते हैं और लगभग सब में पाए जाते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष 1857 में, क्या है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। क्या करनी है कि इलाहाबाद की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो हम लोग को ध्यान देना है कि सर विलियम म्योर ने की थी। किसने की थी, सर विलियम म्योर ने की थी। इन्हीं के नाम पर पहले इसको म्योर कॉलेज के नाम से जाना जाता था। किस कॉलेज के नाम से जाना जाता था, पहले इसको म्योर कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और बाद में यही जाकर के इलाहाबाद बना। क्या बना, ये म्योर कॉलेज जब था तो लगभग ये 1873 के आसपास, 1873 में था, और बाद में 1887 में जाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी के आधार पर ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष क्या है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, जिन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो हम लोगों को पता है सुचेता कृपलानी जी थी, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। कौन थी, सुचेता
सुचेता कृपलानी जी। कृपलानी जी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और ये लगभग सभी प्रदेशों में पहली मुख्यमंत्री थी। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है महिला की। तो इस प्रकार से हमारे 38 क्वेश्चन थे मित्रों, हमने इसका अध्ययन कर लिया और इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन थे इसका अध्ययन कर लिया। आप लोग कोशिश कीजिए कि हम लोग पूरे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर लेंगे, तो इसी से हमारा बहुत पेपर तैयार हो जाएगा। और हम लोग चूंकि री एग्ज़ाम होने जा रहा है तो हम लोगों को बढ़िया से तैयारी करना है, ताकि हम लोग आपसी अपने सिलेक्शन को पूर्ण रूप से निश्चित कर पाएँ। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हिंदी और जीएस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको हल करते रहेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।